होमवर्क दिया हुआ है ना मैंने शायद आपको। होमवर्क डिस्कस करते हैं पहले ना। डीबीपी नंबर 17। डीबीपी नंबर 17। तो 17 के आंसर लिखो पहले ना। तो 17 में फर्स्ट का आंसर है सी। डीबीपी नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का आंसर सी है। सेकंड का आंसर है अगेन सी। हालांकि जीबीपी की बात कर लेंगे इसको अपने ना, थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा तो कर लिया होगा आप। थर्ड का आंसर 0 आएगा बी। थर्ड का आंसर बी। थर्ड का बी है। फोर्थ का ए। फिफ्थ का आंसर सी। फिफ्थ का सी। सिक्स का आंसर है अगेन सी। सेवन का आंसर सी। सेवन का भी सी आएगा। एट का आंसर अगेन सी। एट का फिर सी है। 9 का गिवन है और 10 का भी गिवन है। हाँ तो फर्स्ट पर आ जाते हैं अपने ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट हो वो तो फॉर्मूला है ना, एस टी पी इजिकल टू एस पी माइनस एस पी माइनस 1, उसका यूज करके निकाल सकते हैं। सेकंड को रहने देते हैं अभी अपन। थर्ड में कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको ए मान लो उसको बी मान लो और दोनों तरफ क्यूब कर दो, है ना। थर्ड में कोई डाउट हो, थर्ड के बाद फोर में कोई डाउट हो, फोर में कोई डाउट हो, फोर के बाद 5 में कोई डाउट हो, 6 में कोई डाउट हो, 7 में कोई डाउट हो, 8 में कोई डाउट हो। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc लिखा हुआ है, तो या तो ए बराबर बी बराबर सी होगा या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। लेकिन ए बराबर बी बराबर सी नहीं हो सकता क्योंकि दिया हुआ है सवाल में ना, बिकॉज x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस 2 नॉट इक्वल टू जेड माइनस 3। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। 9 में कोई डाउट हो, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है। तो y मान लिया हमने ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 10 में कोई डाउट हो गया ना। सीक्वेंस की शीट निकालते हैं हम। सीक्वेंस की शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 से करना है ना स्टार्ट। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 A5 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 A5 में कोई डाउट हो बताना है। हाँ तो हम उसमें हमें तो रखा है कि वो अरिथमेटिक मीन है। दो नंबर है ए और बी, उनमें बड़ा नंबर ए है हमारे पास, छोटा नंबर बी है, तो बी को पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख देंगे ना। तो उनके बीच में अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिक एपी हो गई मतलब है ना। तो हमने बी को यहाँ लिख लिया और ये A1 हो गया, ये A2 हो जाएगा, A3 A4 A5 और A6 और यहाँ आ गया A। और A और B के बारे में जानकारी कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना। ये बड़ा दिया हुआ था मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये पूरी सीक्वेंस क्या हो गई, हमें सारे निकालने आते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता है। अगर मैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन n प्लस 1। क्या होता है फॉर्मूला, b माइनस ए, बी की जगह तो ये लिखा हुआ है ना, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो 6 प्लस 1। तो ये आ गया a माइनस बी अपॉन 7। ये ऐसा आ जाएगा ना, a माइनस बी अपॉन 7। ये ऐसे निकाल लिया हमने। ये कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया हमने इसमें। हाँ लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यार, 1/7 लिख सकते हैं चाहे तो। इसको बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, नेचुरल नंबर को लिखा जा सकता है 1, ऐसा लिख लिया। अब हमें वो सम निकालना है, वो जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को निकालना है कि अगर वो प्राइम नंबर है तो वी हैव टू कैलकुलेट बी। तो उसमें क्या करो, उसको ऐसे लिख लो, देखो आप, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर ऐसे लिखा हुआ है। ये आगे भी कहीं काम आ सकता है हमारे, A5 स्क्वायर माइनस A6 स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। और दिया हुआ है कि ये एक प्राइम नंबर आना चाहिए, और अगर ये प्राइम नंबर है तो बी की वैल्यू निकालनी है अपने को ना।
और ए और बी में हमें पता है कि कंजुगेटिव है ना, तो देखो इसमें क्या फैक्टराइज कर लो, ये टर्म ये भी एपी की टर्म्स है, और अगर ये टर्म्स एपी की हैं तो व्हाट इज A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस, है ना। और हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया वैसे ना, लेकिन अगर मैं A1 माइनस A2 निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस का डी आ जाएगा ना। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो व्हाट इज A1 माइनस A2 माइनस का डी, सही लिखा है ना। व्हाट इज A3 माइनस A4, और व्हाट इज A5 माइनस A6, ये ऐसा आ जाएगा। यहां से माइनस डी कॉमन ले लो, और ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है ना हमने, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन यानी नंबर ऑफ मीन्स इनटू सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। तो डी की जगह तो डी आ गया, और ये क्या है, नंबर ऑफ मीन्स इनटू सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। सही है, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है हमने ना। ना व्हाट इज वैल्यू डी, 1/7, 1/7 रख दो तो -3/7 आ गए ए प्लस बी। अब हमें दिया हुआ है कि ये एक प्राइम नंबर है, हमें दिया हुआ है कि ये एक प्राइम नंबर है, डी की वैल्यू क्या लिखी मैंने, 1/7 माइनस डी मैंने कॉमन लिया ना, तो ये बी माइनस ए से ए माइनस बी आ गया, और ए बढ़ा दे रखा है हमें। देन बी हमें निकालना है ना, और अगर हम बी निकालेंगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो कितनी आएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर हम चाहते हैं कि प्राइम नंबर आए तो ए प्लस बी कितना आना चाहिए, ए की पॉसिबिलिटी कि 7 आ जाए, और वो 7 कब आ सकता है, जब ए तो 3 हो और बी 4 हो, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है। ए तो 3 हो और बी 4 हो, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा ए है। तो ए तो कितना होगा, 4 होगा, और बी कितना होगा, 3 हो जाए, तो वैल्यू ऑफ बी इज 3, देयरफॉर बी विल कम आउट टू बी 3। समझ में आ गया ना, ऐसे फैक्टर करके निकाल लिया, मतलब ये काम आ गया जो कल मैंने ड्राई किया था, वो वाला फॉर्मूला हमारे काम आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट मेरे हिसाब से शायद अब पार्ट 2 में कि पार्ट 3 में, पार्ट एक्सरसाइज इनका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर A3 में कोई डाउट हो। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई डाउट हो, ये भी देख चुके अपन। इससे इसमें क्वालिटी की बनता है, उसमें क्यूबिक बना था, थोड़ा आसान भी है मतलब है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। कोई एक शीट दो अपनी है ना किसी के पास हो ना, दो मुझे दे दो आप। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, उसमें मेरे पास सवाल पूरे नहीं है ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 मेरे हिसाब से ना, सवाल कर चुके हैं साहब ने ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कोई डाउट हो, वो नंबर मानने अपने को ना, एक नंबर मान लिया, लार्जेस्ट पूछा है उसमें ना, और उसमें रखा है एक नंबर माइनस हाफ है, तो जो ग्रेटेस्ट सम आएगी उसकी मैक्सिमम निकालनी है अपने को। देन द ग्रेटेस्ट सम इज इक्वल टू 14 की बात कर रहे हैं ना अपन, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम इज, तो हमें नंबर दे रखे हैं शायद 5, उनका सम दे रखा है ना, तो 5 का मतलब काउंटिंग ऑड है, तो एक को ए प्लस डी मान लो, एक को ए प्लस 2 डी मान लिया ना। यहां आ जाएगा ए माइनस डी, और यहां आ जाएगा ए माइनस 2 डी। अब इनका सम दिया हुआ है अपने को ना, है ना, सम हमें दिया हुआ है, और हमें दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है वैसे तो, और अगर इनका नंबर जो है इनमें से एक नंबर अगर माइनस हाफ है तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है ना। तो बेसिकली ये तो आ ही गया हमारे पास, ए कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 ए बराबर कितना आ गया, 5 ए बराबर 5, 25, तो वहां से ए निकाल लिया हमने, और ए की वैल्यू 5 आ गई ना। अब ए के 5 आ जाने से हमारे पास ये आ गया 5, इसको 5 प्लस डी बोल दो चाहो तो, 5 प्लस 2 डी बोल दो। अब एक तो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना,
तो चाहे तो वहां से डी की वैल्यू निकाल लें। नहीं, या यूं बोल रखा है कि एक नंबर क्या है इनमें, मान अब देखो ये ग्रेटेस्ट होगा या फिर ये वाला ग्रेटेस्ट होगा, डिपेंड करेगा कि डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मैं डी को पॉजिटिव मानूंगा तो ये ग्रेटेस्ट आएगा, और अगर डी को नेगेटिव मानूंगा तो ये ग्रेटेस्ट आएगा। तो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने मान लिया डी पॉजिटिव है ना। अब हम चाह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट सम आएगी वो निकालनी है ना, ग्रेटेस्ट सम। तो हम देख रहे हैं भाई ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। ये मान के देख लिया भाई ये माइनस हाफ है, तो इसको अगर मैं माइनस हाफ लेता हूं तो 5 प्लस डी कितना आ गया, माइनस हाफ। यहां से डी कितना आ गया, 11/2, डी 11/2। क्या हुआ, नहीं यहां पर, यहां भाई ये तो ग्रेटेस्ट है ना हमारे पास, ये तो ग्रेटेस्ट है भाई। इनमें से एक टर्म दे रखा है माइनस हाफ, कोई एक टर्म माइनस हाफ के बराबर है। मान लो मैंने मान लिया माइनस हाफ ही है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब यहाँ 11/2 रख के देखो कितना आ रहा है, 16। अब किसी और को लेके देख लो चाहो तो आप, अगर 16 से बड़ा आता है तो फिर वो आंसर है। भाई मैं ये भी तो ले सकता हूँ ना, लेकिन अगर मैं डी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, मैंने मान लिया ये माइनस हाफ है, इसको मान के देख लो माइनस हाफ, फिर उसको निकाल लो वो ग्रेटेस्ट है। डी पॉजिटिव आएगा तो वो ग्रेटेस्ट है, डी नेगेटिव आएगा तो ये ग्रेटेस्ट है। आगे समझ में, तो डी की वैल्यू आगे वहां रख देंगे, 16 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट 14 के बाद कौन सा है, 24। 24 में कोई डाउट हो, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालनी है ना। तो पहले हमने कॉमन टर्म निकाल ली, उनका जनरल टर्म निकाल लिया, और वो लेस देन 407 कर दिया ना, लेस देन 407, क्योंकि 407 छोटा है, ऐसे किया ना। नेक्स्ट इसके बाद 26 में कोई डाउट हो, ए और डी निकाल लिए दो इक्वेशन से ना, और ए और डी आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल सकते हैं अपन, बताना है करके। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ 27 में कोई डाउट हो, कॉमन डिफरेंस तो चाहे तो फटाफट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर सम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्मेट में लिखा हुआ हो तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2 आता है, और वरना कोई बात नहीं, अगर आप 2 से नहीं निकालोगे तो भी निकाल सकते हैं। एक बार एन को 1 रख दो और एक बार एन को 2 रख दो। अगर मैं एक बार एन को 1 रखूंगा, कराया था ना मैंने क्लास में सवाल, तो ये आ गया हमारे पास, एक तो 50 एन आ गया लिखा हुआ, 50 एन, और ये कितना आ रहा है, एन इंटू n-7 अपॉन क्या लिखा हुआ है नीचे 2 और इंटू ए कोई कांस्टेंट है हमारे पास है ना। तो इसमें हमें दे रखा है कि एपी की किसी एन टर्म का समय हमारे पास है, इसमें एक तो एन बराबर 1 रख दो, एन को 1 लिखूंगा तो क्या आएगा S1, वो T1 आ जाएगा ना। तो एन को 1 रखने से आ गया 50, और एन को 1 रखने से ये कितना है, -6, तो -6 से कितना आ गया, -3, -3 आ गया मतलब। और एक बार एन को 2 रख दो ना, एन को 2 रखोगे तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 आ जाएगा ना, और 2 रखने पर ये आएगा 100, 2 रखने पर ये 2 से 2 कट जाएगा, -5 बचेगा, -5 आ जाएगा। अब यहां से T1 को रख दो आप, और अगर मैं T1 को रखूंगा और उधर इंटरचेंज करूंगा तो T2 विल कम आउट टू बी 50 और -2 आ जाएगा, -2। अब ये तो सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन, कितना ए आ गया कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, तो हम चाहें तो क्या निकालना है, A50 निकालना है, 58 टर्म निकाल सकते हैं अपन। और 58 टर्म अगर मैं निकालूंगा तो A50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो ये लिखा हुआ है A प्लस n-1 इंटू डी, व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू A। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 50 प्लस 46 आ गया, तो वो फर्स्ट टर्म आ गया और ये ऐसा आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, ऐसा निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट 29 बताना है, हो गया। और कौन बताना है, 29। अरे यार क्या कर रहे हैं इसमें, तो आ जाएगा ना। हाँ क्या, हाँ तो आप सवाल पढ़ो क्या लिखा है, सवाल पढ़ो क्या लिखा है। देन अ वैल्यू ऑफ इट्स 11 टर्म इज, कितनी वैल्यू आ रही है, अगर 2 आंसर आएंगे तो 11 टर्म कितनी आएंगी, अगर डी की 2 वैल्यू आएंगी तो 11 टर्म के आंसर कितने आएंगे। क्या दोनों निकाले आपने, दोनों निकाल लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ही तो देखना है यार, आपने मर्जी थोड़ी चलानी है, जो लिखा है वो टिक करना है कि भाई एक ऑप्शन और बनाओगे आप, तो मल्टीपल में ऑप्शन में होगा तभी तो टिक करेगा। ऑप्शन कहाँ है, लेकिन ऑप्शन में कहाँ है,
इतना दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे आंसर 2 आ गए, सारे ऑप्शन में नहीं है, तो भैया जो है वो तो टिक कर दे, और दोनों होंगे तो दोनों टिक कर दूंगा मैं। इतना तो कॉमन सेंस खुद को लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? यही थे बस शायद। आगे चलते हैं। और हमें आंसर लिखना होता खुद को, तो हम दोनों आंसर लिखते। ये भी पॉसिबल है, अगर डी पॉजिटिव है तो आंसर ये है, डी नेगेटिव है तो फिर आंसर ये है। और सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो दोनों लिखने पड़ेंगे तभी करेक्ट माना जाएगा। और अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट सिंगल में करेक्ट आया तो एक आंसर टिक कर देंगे, मल्टीपल में आएगा दोनों टिक कर देंगे। तो ये अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे थे अपन शायद, है ना? तो उसमें हमने प्रूव कर दिया था सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, यानी मीन की काउंटिंग को सिंगल एम से मल्टीप्लाई कर दो, वो उन सबका सम आ जाएगा मतलब हमारे पास। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। लिखते हैं एक, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ 14 अरिथमेटिक मीन, फाइंड द सम ऑफ 14 अरिथमेटिक मीन, find the sum of 14 arithmetic means, inserted, find the sum of first 14, find the sum of 14 arithmetic means inserted between 5 and 8, 5 and 8, find the sum of 14 arithmetic means between 5 and 8। तो फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला याद है हमने प्रूव भी कर दिया, स्टार लगा दिया, उस पर याद रखना है भाई ना, प्रूव करके निकाल के बता भी दिया आपको कैसे आता है ना। आगे आंसर 91 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ मीन्स सिंगल एम बिटवीन 5 and 8, ये सिंगल एम निकाल लिया ना, तो 7 into 13 91। हमें मीन निकालना भी आता है, अलग अलग मीन भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकालना आता है, मीन का सम का फॉर्मूला भी बताया ना, और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया फटाफट हमने। नंबर ऑफ मीन्स को सिंगल अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उन सबका सम आ गया, सबका सम, है ना? ऐसा निकाल लिया फटाफट हमने। एक सवाल और लिखे नेक्स्ट। बिटवीन टू नंबर्स, फिर कोमा लगा दिया बीच में ना, whose sum is 13/6, between two numbers, फिर कोमा लगा के लिख रहे हैं whose sum is 13/6, यानी वो नंबर क्या है पता नहीं है, उनका सम पता है लेकिन अपने को ना, फिर कोमा लगा दिया बाद में। एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, तो नंबर है हमारे पास, वो नंबर क्या है पता नहीं है, उनका सम पता है हमें 13/6। तो बिटवीन टू नंबर्स, ये बीच में लिख दिया कोमा लगा के ना, इसके बाद लिख रहे हैं एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड in such a way that the sum of these means, जो मीन हमने इंसर्ट किए ना, जिनकी काउंटिंग क्या है, जिनकी काउंटिंग इवन है, कितनी है पता नहीं है अपने को, 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 10 हैं कि 100 हैं, पता नहीं है, उनके बीच में इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए और उनका सम दे रखा है, एंड द सम ऑफ दीज मीन्स exceeds their number by unity, between two numbers whose sum is 13/6, an even number of arithmetic means are inserted in such a way that the sum of these means exceeds their number by unity, then find the number of means. Sum of these means exceeds their number by unity का मतलब 1, then find the number of means। सवाल पूरा थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल डेटा में सिर्फ 13/6 लिखा हुआ है वो, तो ऐसे थ्योरेटिकल सवाल धीरे धीरे पढ़ने चाहिए अपने को ना, पता लगाना चाहिए करना क्या है, उसके बाद आंसर निकाल सकते हैं अपन। 2 नंबर है, नंबर क्या है पता नहीं है, उनके बीच में उनका सम 13/6 है, और उनके बीच में हमने इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रखे हैं,
और वो इस तरह से इंसर्ट कर रखें कि उनका जो सम है दैट एक्सीड्स देयर नंबर। देयर नंबर का मतलब क्या है? उनकी क्वांटिटी, उनकी जो क्वांटिटी है, मतलब देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, यानी उनका जो सम आएगा वो उनकी क्वांटिटी से एक ज्यादा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें नंबर ऑफ मीन्स पता लगाने हैं ना। हो गया? आंसर इज 12। 12 मीन हमने इंसर्ट कर दिए ना। तो भाई हमने 2 नंबर मान लिए ना। सवाल को फॉर्म करना सीखा करो आप, है ना। पहले सवाल को पढ़ा, टाइम लगता है, लगने तो कोई बात नहीं। जिन बच्चों को भी टाइम लगता है, टाइम लगना बुराई नहीं होती है ना। टाइम लगना बुराई नहीं होती है ना, लेकिन एफर्ट करना, एफर्ट नहीं करना बुराई होती है ना। उस सवाल को पढ़ें, अंडरलाइन करके पढ़ें, सवाल को पढ़ के फॉर्म करना सीखें, सवाल को भाई सर कैसे बता रहे हैं करके ना, उस बात को पकड़ें। लगता है आपको तो मेरे से क्लास में सवाल नहीं हुआ था ये, आपको लगता है सर ने क्लास में सवाल लिखाया, मैंने पढ़ा भी सही, मेरे से सवाल नहीं हुआ, लेकिन सर ने बता दिया, मैंने नोट भी कर लिया। उस सवाल को घर जाके दोबारा करो एक बार, उस सवाल को भी दोबारा करो एक बार घर जाके। सवाल तो वो भी अच्छा ही ना जो हम करा रहे हैं आपको ना। ऐसा नहीं कि जो होमवर्क देते हैं वही करना है ना। कुछ कॉपी में जो लिखाया गया उसको दोबारा पढ़ना हो, उसका सवाल को दोबारा करना हो, कुछ इनकम्प्लीट वर्क रह गया हो क्लास का, भाई होमवर्क तो नोट, सर ने एक सवाल डिस्कस किया, सर ने पूरा सोल्यूशन बताया, मैं पूरा नोट नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट कर लो घर जाके पूरा, है ना। कहाँ ढूंढेंगे वरना बार बार जाके अपन, तो दोबारा फिर रिवीजन करेंगे, फिर दिक्कत आएगी वरना, है ना। तो ये बहुत सारे काम होते हैं घर जाके करने के अपने घर। तो हमने 2 नंबर मान लिए, ए और बी, और इनके बीच में इनका सम क्या दे रखा है? इनका सम दे रखा है 13/6। ये इनका सम दे रखा है, तो ये जानकारी हमारे पास है। अब इनके बीच में क्या कर रहे हैं? 2n, इवन नंबर ऑफ मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया 2n, अरिथमेटिक यूनियन हमने इंसर्ट कर दी। 2 नंबर के बीच में हमने 2n, 2n का मतलब इवन हो गया ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2n अपने आप में अंडरस्टूड है कि इवन है। करना क्या है हमें? ये n निकालना है, n को डबल करना है, ये नंबर ऑफ मीन हमें निकालना है। ये हम तभी निकाल पाएंगे जब n निकाल पाएंगे। अब n निकालने के लिए एक जानकारी है सवाल में, उस जानकारी का इस्तेमाल कर लो। क्या दे रखे हैं? इनका सम, ये जो 2n मीन है इनका सम। अब 2n मीन का सम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मीन इंटू सिंगल एम, ये इन 2n अरिथमेटिक मीन का सम आ गया, एंड इट एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। काउंटिंग कितनी है इनकी? 2n, और उससे एक अधिक है, ये उनकी क्वांटिटी से बस एक इक्वेशन बना दी हमने। अब इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें n की, n निकालना है। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? a प्लस बी आपको क्लियर कर दे रखा है ना, उसको रख दो यहाँ पर। तो इस 2 से 2 को काट दिया हमने, n की जगह हमने n लिख दिया, ये 13/6 आ गया, ये 2n चल रहा है और +1, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया? 6। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मीन। तो नंबर ऑफ मीन 12। तो जब 12 मीन आप इंसर्ट करेंगे तब जाके जो है उनका सम उनकी क्वांटिटी से एक अधिक आएगा ना। समझ में आ गया? तो एक लाइन में सवाल हो सकता था बस, है ना। सवाल को पढ़कर फॉर्म करना था, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसका यूज कर रहे हैं अपन बार बार, है ना। ये उस ड्राइव करने का फायदा हो गया, अपने को पता है कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद कर रखा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। ये पूरा एपी पढ़ लिया हमने, एएम जीएम प्रॉपर्टी निकाल ली, सब कुछ देख लिया ना। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब जिस सीक्वेंस में हमने एपी पढ़ी है ना उसी में ऐसा पढ़ेंगे। मतलब ये एएम पढ़ा है, एएम की जगह क्या आ जाएगा? जीएम आ जाएगा। हमें अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता था, या कॉमन रेशियो निकाल लेंगे ना। सेम अप्रोच रहेगी, सेम सीक्वेंस रहेगा, पढ़ने का तरीका भी वही रहेगा अपना। तो पहले आते हैं डेफिनेशन पर, लिखो आप डेफिनेशन। अ सीक्वेंस इन विच, वहां डिफरेंस की बात करते हैं या रेशियो की बात करेंगे? अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म, अ सीक्वेंस in which the ratio of any term, ratio of any term, any term के बाद लिखेंगे ब्रैकेट में x of the first sum, a sequence in which the ratio of any term, फिर लिख लिया ब्रैकेट में x of the first sum। फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब है सीक्वेंस in which the ratio of any term with its just previous term, with its just previous term always remains constant। वहां डिफरेंस कांस्टेंट आता है या रेशियो कांस्टेंट आता है?
a sequence in which the ratio of any term with its just previous term always remains constant, then की जरूरत नहीं है ना, is called geometric progression. The sequence in which the ratio of any term with its just previous term always remains constant is called geometric progression, and this constant ratio is called common ratio of the GP. And this constant ratio, वहाँ difference constant आता है, तो difference के कारण उसको D से represent करते हैं. D का मतलब difference, या ratio constant है तो इसलिए उसको R से represent कर रहे हैं. Is called GP, and this constant ratio is called common ratio of the GP. And this constant ratio is called common ratio of the JP, and it is denoted by small r. It is usually denoted by small r. इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन लोग. तो कोई भी टर्म है उसका आप जस्ट प्रीवियस टर्म से रेशियो निकालते रहो आप, और आपको लगता है भाई कोई भी टर्म ले लूं चाहे मैं फर्स्ट टर्म के अलावा, और वो रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है ना, तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज जीपी. उसको जीपी बोला जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, क्या ये जीपी है? क्या हर टर्म का, किसी भी टर्म का अगर मैं जस्ट प्रीवियस टर्म से रेशियो निकालूंगा तो क्या थ्रू आउट जो सीरीज सेम आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है? इसका जीपी है ना. वहां डिफरेंस कांस्टेंट आता है और यहाँ रेशियो कांस्टेंट आ रहा है ना. व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द कांस्टेंट रेशियो? अब देखो वहां अगर एपी की फर्स्ट टर्म पता होती है ना अपने को, हम जानते हैं अगर एपी के बहुत सारे टर्म्स हमारे पास हो, अगर एपी के बहुत सारे टर्म्स हमारे पास हो तो उन सब बहुत सारे टर्म्स को हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में ला सकते हैं ना. यानी अगर एपी के टर्म ज्यादा भी हो तो उन सबको फर्स्ट टर्म A1 और D में लाया जा सकता है. तो वहां A1 और D का रोल है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का और कॉमन रेशियो का रोल है ना. वहां अगर फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो फर्स्ट टर्म के अंदर लगातार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहो आप, आगे आने वाली टर्म मिलती रहेगी. पीछे आना हो तो कॉमन डिफरेंस को कम करते रहो आप. अब यहां हम देख रहे हैं ये जीपी का फर्स्ट टर्म है. कॉमन रेशियो क्या है इसका? कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे किसी जीपी का? जीपी की कोई भी टर्म ले लो आप फर्स्ट टर्म के अलावा, और उस टर्म का जस्ट प्रीवियस टर्म से रेशियो निकाल लो. वो अगर मालूम पड़ जाएगी ये जीपी है, तो अगर मालूम पड़ जाएगी जीपी है, ऐसा नहीं कि हो तो एपी और एपी में कॉमन रेशियो निकाल रहे हो अपन, ये मालूम पड़ जाएगी जीपी है. अब जीपी का कॉमन रेशियो निकालने के लिए उसकी कोई भी टर्म ले लो आप फर्स्ट टर्म के अलावा और जस्ट प्रीवियस टर्म से रेशियो निकाल लो. वो जो रेशियो आएगा वो जीपी का कॉमन रेशियो आएगा. तो कॉमन रेशियो क्या है इसका? 2 है ना, और फर्स्ट टर्म इसकी 2 है ना. अब अगर फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो तो आगे आने वाली सब्सिक्वेंट टर्म कैसे निकालेंगे? उसको आर से मल्टीप्लाई करते जाओ. इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो. पीछे आना हो तो आर से डिवाइड कर दो बस. वहां कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं या कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ रेशियो निकालने से आया है वो ना, वहां डिफरेंस निकालने से आता है. और आगे समझ में ऐसे निकाल लेंगे ना. तो इस जीपी का कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आ गया है ना. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा निकालना चाहे आपने √3, 3 √3, 9, क्या ये भी एक जीपी है जीपी? और इधर कॉमन रेशियो √3, कॉमन रेशियो √3 आ गया. ये कॉमन रेशियो √3 आ गया भाई. इस जीपी की बात करना चाहे मान लो ना, क्या ये भी एक जीपी है? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? माइनस. कॉमन रेशियो -2 आ गया भाई. इसका इस रेशियो निकाला -2 आ गया, फिर इसका इस रेशियो निकाला -2 आ गया, फिर इसका इस रेशियो निकाला -2 आ गया. क्या देख रहा हूं? हर आगे वाले टर्म पहले वाले टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल रही है. इसका मतलब जीपी आ गई और उसका कॉमन रेशियो -2 आ गया. मान लो मुझे निकालना हो 3, 3, 3, 3, क्या ये भी जीपी है क्या? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1. तो कॉमन रेशियो 1 आ गया. तो इसमें जीपी का कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है. कॉमन रेशियो 0 की बात कभी नहीं करते अपन. 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो जीपी का कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता और जीपी का कोई टर्म भी कभी 0 नहीं होता. न तो कोई टर्म 0 होता है और ना जीपी का कभी कॉमन रेशियो 0 के बराबर होता है. समझ में आ गई बात? लेकिन पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है.
न तो कोई टर्म जीरो आएगा और न कभी जीपी का कॉमन रेशियो कभी जीरो होता है ना। अब हम आते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट देखिए जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल और एनथ टर्म ऑफ जीपी। जनरल सेम सीक्वेंस पढ़ेंगे अपन। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अ जीपी सेम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जैसे वहां पढ़ा था ना हमने, ऐसे यहां पढ़ेंगे ना। अब ऐसा नहीं कि जनरल टर्म को nth टर्म बोलता, हाँ दोनों में इंक्लूड करेंगे ना, दोनों में इंक्लूड करेंगे भाई। वो तो एपी भी है और वो जीपी भी है भाई। एपी क्यों है, उसका रीजन पता है, डिफरेंस से। जीपी क्यों है, रेशियो से हमारा है। तो वो एपी भी और जीपी भी दोनों है वो ना। तो यहाँ आ गए जनरल टर्म पर अपन। देखिए आप, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, मतलब वही मैंने पहले वहां भी बोला था आपको, जरूरी कि जनरल टर्म को nth टर्म बोला जाए। अपन जनरली उसको nth टर्म बोलते हैं। उसको mth टर्म बोला जा सकता है, pth टर्म बोला जा सकता है, kth टर्म भी बोला जा सकता है। जनरली उसको अपन tn से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी tn से रिप्रेजेंट। लिखिए इफ a be the first term, if a be the first term and r be the common ratio, if a be the first term and r be the common ratio of a GP, then next आंसर लिखेंगे tn is equal to a into r to the power n minus 1। a का मतलब फर्स्ट टर्म से है, r का मतलब कॉमन रेशियो है, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ द टर्म। नंबर काउंटिंग की बात नहीं कर रहे, टर्म के नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर का है कि चौथे नंबर का है कि पांचवें नंबर का है। एपी के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, एपी के अंदर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी के अंदर फॉर्मूला होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। मतलब वहां डी का कोफिशिएंट टर्म के नंबर से एक कम होता है, और यहाँ जो आर की पावर होगी वो टर्म के नंबर से एक कम होगी। आर की जो पावर होगी वो टर्म के नंबर से एक कम होगी। इसको समझ सकते हैं अपन चाहें तो, ये कैसा आया देखा जा सकता है ना। वही चार अननोन है इसके अंदर, जैसे सवाल अपन यहाँ करते हैं वैसे यहाँ किए जा सकते हैं ना। यहाँ भी चार अननोन है, ए है, एक एन है, एक डी है और एक टी एन है। बस डी की जगह क्या आ गया, तो कोई तीन दे रखे होंगे मुझे और मुझे फोर्थ निकालना होगा रिमेनिंग इन। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, हमने जिस जीपी की बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो क्या है उसका, तो किसे निकालें, सेकंड टर्म, आर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें ध्यान से देखें अपन, चाहे फर्स्ट टर्म हमारे पास हो, चाहे सेकंड टर्म हो, चाहे थर्ड टर्म हो, चाहे फोर्थ हो, ए सब में आ रहा है, इसमें ये आएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म है तो पावर कितनी है आर की, फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या है, सेकंड में, थर्ड में, 100 में, एन में। ये आ गया बस, सोचने से आ गया, ड्राइव हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया बस। ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया। सवाल कर लेते हैं इसके अपने। लिखिए सवाल करते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, लेकिन अभी तो हमें पता है जीपी है, सर जीपी पढ़ा रहे हैं क्योंकि, तो जीपी होगी, एपी तो होगी नहीं, एपी तो पढ़ा चुके। यहां तो बताया कि ये जीपी है, एग्जाम में चेक करना पड़ेगा हमें। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल आएगा एग्जाम में तुम्हारे, भाई ये सीरीज है इसका फिफ्थ टर्म निकालो, तो चेक करना पड़ेगा आपको। पहले डिफरेंस निकाल के देखो सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे भाई। रेशियो निकाल के देखो सेम आ रहे हैं क्या, आ रहे रेशियो सेम, वो चेक करने के हाथ डालें, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहे कहीं, नहीं आ रहे भाई डिफरेंस। रेशियो निकाल के देखो, इसका इससे रेशियो निकाला मैंने, कितना आ गया, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो -2, थर्ड का सेकंड से रेशियो कांस्टेंट है भाई रेशियो, इसका मतलब यानी जीपी है इसका मतलब। और जीपी का मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया, -2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, तो सिंस t5 इज इक्वल टू a r रेस्ट टू पावर 4, और ए की जगह ए रख दो, आर की जगह आर रख दो। तो ए की जगह रख दिया हमने 1/4, आर को लिखा -2 होल पावर 4, तो कितना आ गया, 4 आ गया ना, फिफ्थ टर्म 4 आ गई हमारे पास। अब अगर जीपी की टर्म बहुत सारी हो तो उन सबको क्या करो, ए और आर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। जैसे वहां ए और डी का यूज करके जीपी का कोई सा भी टर्म हो, चाहे 10 हो, 9 हो, 100 हो, n+1 टर्म हो, उन सबको ए और डी में ला सकते हैं। ये सबको क्या करेंगे, ए और आर में लेके आ जाएंगे, यहाँ सबको ए और आर में लेके आ सकते हैं।
लिखे, एक और लिखे ना, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज 18 minus 12 plus 8 minus, find which term of the series is 512 upon 729, which term of the series is 512 upon 729. सवाल समझ में आ गया ना भाई, कौन सा टर्म है, टर्म का नंबर बताना है अपने को ना। फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 512 अपॉन 729, यानी ये सीरीज दे रखी है और पता लगाना है कि इस सीरीज का ये कौन सा टर्म है। थर्ड है, थर्ड तो नहीं है, दिख रहा है क्योंकि थर्ड तो, फोर्थ है, फिफ्थ है, 10th है, 9th है, पता नहीं कौन सा है, वो पता लगाना है आपको। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 512 अपॉन 729, ये पता लगाना है हमें। जैसे एपी में करते हैं ना सवाल, ऐसे यहाँ कर रहे हैं बस हमें, वहां कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशो है। सेम लॉजिक है, फॉर्मूला चेंज हुआ है, अदरवाइज कंसेप्ट सारे वही रहेंगे, सीक्वेंस भी वही रहेगी, उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपन, है ना, जैसे वहां पढ़े। हो गया आंसर इज 9th, इज द 9th टर्म सीरीज। और मैं 9th नंबर का टर्म निकालूंगा तो वही आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना हमें। हमने मान लिया भाई टी एन है, पता लगाना है कौन से नंबर का टर्म है। हमने मान लिया भाई एन टर्म है, टी एन हो गया हमारे पास। अब टी एन तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। तो लेट टी एन इज इक्वल टू 512 अपॉन 729। अब टी एन होता क्या है, ए आर एन -1। क्या ए मुझे पता है, बड़ी ए 18। क्या आर मुझे पता है, बड़ी आर -2/, पर रख दो उसको यहाँ पर और यहाँ से एन निकाल लो। तो ये 512 की जगह 512 है, 729 की जगह 729 है, ए की जगह कितना लिखा हुआ है 18, आर कितना है -2/3, होल पावर कितना है n-1। पर इसको कैलकुलेट करना है अपने को। तो मैंने क्या किया, कुछ कैंसिल वगैरह हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, एक तो 2 से कैंसिल कर दो, क्या 9 आ जाएगा और 256 आ जाएगा यहाँ। अब ये लिखा हुआ है -2/3 होल पावर n-1, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब ये 2⁸ हो गया, 256 इज 2⁸. नाउ व्हाट इज 729, 27 का स्क्वायर, 27 स्क्वायर है 729, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए ना। सपने में भी आया तो ये सही निकलना चाहिए ना, याद होने का मतलब वो है ना। तो ये एकदम दिखा हुआ है 27 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या है, 3 क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 3⁻6 हो गया, और जो 9 था वो यहाँ आ गया, तो 3⁸8 हो गया। नहीं आया समझ में, तो 3⁸8। उसका बेस 2/3 था, ऐसा बना दिया। अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ तो बेस -2/3 है, यहाँ 2/3 है, लेकिन पावर क्या है, इट इज सेम एज दिस। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कंपेयर कर लो, बेस सेम है, मुझे पावर को कंपेयर करना है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, मुझे पावर को कंपेयर करना है। n-1 = 8, हेंस n = 9। तो कौन से नंबर का टर्म हो गया, वो 9 नंबर का टर्म हो गया। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आते हैं। लेकिन एक सम ऑफ फर्स्ट, या एक सवाल और कर लेते हैं, लिखो आप। इन अ जीपी if T5 is equal to 81, T5 is equal to 81 and T2 is equal to 24, then find the GP. In a GP, if T5 = 81 and T2 is equal to 24, then find the GP. और GP निकालने का मतलब मुझे उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो, और कम से कम 3 टर्म मुझे लिखनी है उसकी ना। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए नहीं बोला, कॉमन रेशो नहीं निकालना, जीपी निकालनी है, मतलब हमें उसकी कम से कम 3 टर्म लिखनी है ना। और वो तभी निकाल पाएंगे जब ए और आर निकाल पाएंगे अपने ना। और ए और आर 2 अननोन क्वांटिटीज हैं, उनको निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन, और सवाल में 2 इन्फॉर्मेशन है।
पहले लिख लेंगे ना अपन, लेट ए विद द फर्स्ट टर्म एंड आर विद द कॉमन रेशियो। एक दो सवाल कैसे सिस्टमेटिकली किया करो आप, सारों के लिए नहीं बोल रहा मैं, एक दो ऐसे किया करो आप, बोर्ड वगैरह का एग्जाम में देना है ना अपने को, ताकि वो हैबिट में रहेगा सिस्टमेटिकली लिखना सवाल को। वरना आपको लगेगा मैं 3 महीने पढ़ लूंगा, 3 महीने पहले कुछ नहीं होता, जो होता है वो जीवन भर होता है ना, एक दिन में चमत्कार कुछ नहीं हो जाता ना। तो कुछ सवाल जो है सिस्टमेटिकली लिखा करो, एक दो सवाल, ताकि हैबिट बनी रहेगी अपनी ना। तो फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया और कॉमन रेशियो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो यहाँ आ गया हमारे पास लेट ए विद द फर्स्ट टर्म एंड आर विद द कॉमन रेशियो। तो T2 कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू A इंटू आर, ये 24 आ गया ना। और T5 का मतलब कितना है, A इंटू आर रेस्ट पावर 4, क्या जाएगा 81। बस इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना। तो वहां से R बराबर कितना आ गया 3/2 और A इज इक्वल टू 16। अब कम से कम 3 टर्म लिखनी है, जब वो सीरीज लिखने के लिए बोले ना या प्रोग्रेशन लिखने के लिए बोले, तो कम से कम 3 टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गया, अब सेकंड टर्म दे रखा था, और थर्ड टर्म निकालने के लिए इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को R से मल्टीप्लाई कर दो। तो R से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 36। अब छोड़ सकते हैं चाहे तो अपन, ये जीपी आ गई है। कभी भी सीरीज लिखनी हो या सीक्वेंस लिखनी हो, कम से कम 3 टर्म हमें मेंशन करनी होगी वहां पर ना। 2 टर्म से हम किसी सीरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कम से कम 3 टर्म चाहिए अपने को। लिखें, एक सवाल और लिखें। if a comma b comma c, if a b c d are in gp, if a b c d are in gp, if a b c d are in gp, then prove that a square plus b square comma b square plus c square, c square plus d square are also in gp। तो वो 4 नंबर हैं, उनके बारे में जानकारी है हमारे पास कि वो जीपी के अंदर है, और हमें दिखाना है कि अगर वो जीपी के अंदर है तो ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये भी जीपी के अंदर है ना। अब तक जो भी हमने पढ़ा है, मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, सिर्फ ये पढ़ा है जीपी क्या होती है, उसका फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन रेशियो पता हो तो हम निकाल सकते हैं। हमने देखा है जीपी के टर्म्स अलग अलग हो, उन सबको ए और आर में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन, ये हमने सीखा है अब तक। जो भी सीखा है उसका यूज करना है अपने को ना। भाई अगर मुझे कुछ नंबर दिखाने हैं कि वो जीपी के अंदर है, इसका मतलब उनका रेशियो क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब है ना। भाई ये जीपी में इसका मतलब क्या है कि बी बाई ए, सी बाई बी और डी बाई सी, ये सब बराबर है। और मुझे ये तो दे रखा है कि इनके रेशियो बराबर है, मुझे दिखाना है इनके रेशियो भी बराबर है, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर आ रहा है, ये मुझे दिखाना है। तो जो नॉलेज हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर लिया हमने, सिर्फ से दे रखा है जीपी के अंदर है, और अगर जीपी में तो कुछ ना कुछ इनका कॉमन रेशियो है, तो मान लिया वो कॉमन रेशियो आर है, वो मान लिया हमने कॉमन रेशियो आर है, और वो आर अगर कॉमन रेशियो आर है तो इसको अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। मेरे पास हमने सिंस ये दे रखा है, सिंस ये जीपी के अंदर है, सिंस दीज आर इन जीपी, therefore let their common ratio is r। मान लिया इनका कॉमन रेशियो स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या हो गया, बी कितना हो गया, बी इज इक्वल टू ए इंटू आर हो गया, सी कितना हो गया, ए आर स्क्वायर हो जाएगा ना, डी कितना हो जाएगा। हम ये ऐसे भी निकाल सकते थे, हम ये आसानी से समझा दिया मैंने, तो समझ में आ गया शायद आपके। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना भाई, अगर ये जीपी के अंदर है तो इसका बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, ये सब बराबर होंगे। अच्छा बताओ किसके बराबर होंगे, ये किसके बराबर होंगे, आर के कॉमन रेशियो के बराबर होंगे, ये भी कॉमन रेशियो है। अब ये भी आर के बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर, और अगर ये आर है तो व्हाट इज बी, यहां से बी बराबर ए आर आ गया, ये भी आर के बराबर है, सी इज इक्वल टू बी आर, और व्हाट इज बी, ए आर। नहीं आ रहा समझ में, वो तो डायरेक्ट लिख लिया ना अपन ने, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो अलग अलग नंबर थे 4, इन सबको 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सब किस में आ गए,
ए और आर में आ गए, सबके सभी ए और आर में आ गए। ये तो मैंने दोबारा समझाया आपको, ये समझ में आ गया ना आपको? इसकी आवश्यकता नहीं थी, वरना ऐसे भी कर सकते थे अपन चाहते तो, कि हमने ऐसा लिख लिया ना। अब देखते हैं भाई, हमें दिखाना है कि ये जीपी के अंदर है, भाई इनको कैलकुलेट कर लो आप। तो सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इन सबको ए और आर में लेके आ जाओ, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर। अब निकाल लो सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर तो कॉपी कर लिया ना अपने यहाँ, और सी क्या है हमारे पास, ए आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ से कॉमन आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दिख रहा है, और वो बचा हमारे पास। अब ये निकाल लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4, व्हाट इज डी स्क्वायर, ए स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 6। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, अब क्या इसका इससे रेशो हमें दिखाना है कि इसका इससे रेशो, और दिस अपॉन दिस बराबर आ रहा है। तो व्हाट इज दिस अपॉन दिस, व्हाट इज दिस अपॉन दिस, इसके जीपी के अंदर है। हो गया क्लियर? ऐसे निकाल सकते हैं। लिखें एक सवाल और लिखते हैं अपन ना। ऐसे हमने अलग अलग नंबर थे, उन चार को हमने क्या करा, ए और आर में कन्वर्ट कर लिया। अगर कभी एबीसीडी निकालने भी पड़े तो ए और आर अगर निकल जाएंगे तो ए बी सी डी सब आ जाएंगे हमारे पास, है। यानी वेरिएबल कम करने की कोशिश करते हैं अपन, वहां ए और डी का यूज करते हैं, या ए और आर का यूज कर रहे हैं। और एक बार अगर ए और आर आ गया तो फिर जीपी का कोई सा भी टर्म निकाला जा सकता है। वहां ए और डी आ गया तो कोई सा भी टर्म निकाला जा सकता है ना। लेकिन एक सवाल लिखें, इफ x, 2y, if x, 2y, 3z are in AP are in AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रखें, and x, y, z and x, y, z are distinct positive terms in GP, distinct positive terms in GP। मतलब कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है ना, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो टर्म बराबर हो जाएंगी। तो उन्होंने बोल रखा है भाई ये अलग अलग हैं और सब पॉजिटिव हैं, आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव टर्म्स इन जीपी, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। तो दो जानकारी हमारे पास है, वो एपी के अंदर है, जीपी के अंदर है। जीपी की टर्म पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, मतलब कॉमन रेशियो 1 नहीं है। और कॉमन रेशियो भी वैसे पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो आर पॉजिटिव आने वाला है इसका मतलब ना, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 1/3, आंसर इज 1/3। तो देख सकते हैं, एक तो एपी के बारे में जानकारी हमारे पास है, तो एपी को लिख सकते हैं, अगर ये एपी के अंदर है तो मिडिल टर्म का डबल कर दिया हमने ना, ये मिडिल टर्म का डबल कर दिया, और किसके बराबर आ गया है, फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ गया। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई 4y = x + 3z, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हम जानते हैं एपी के बारे में, इसे लिख लिया हमने ना। हमें जीपी का कॉमन रेशियो चाहिए, तो मान लिया इस जीपी का जो कॉमन रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा, वही हमें निकालना, हमने मार मान लिया ना। लेट द कॉमन रेशियो बी आर, लेट आर बी द कॉमन रेशियो, बी द कॉमन रेशियो। अब अगर आर कॉमन रेशियो है तो मुझे ये आर ही निकालना है, लेकिन इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में है, तो मुझे कोशिश करूंगा जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मैं आर में लेके आ जाऊंगा, ताकि आर में एक इक्वेशन बनेगी
और मैं आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा ना। अब कैसे करें भाई, हम जानते हैं अगर इसका कॉमन रेशियो आर है, अगर आर एस जीपी का कॉमन रेशियो है तो एक्स तो एक्स ही है, व्हाट इज वाई, एक्स इंटू आर, व्हाट इज जेड, एक्स इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू आर हो गया, और जेड इज इक्वल टू हो गया हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो चाहे एक्स हो, एक्स भी एक्स ही है, वाई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आर है, और जेड भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आर, सबको रख दो यहाँ ना। तो 4 की जगह मैंने 4 लिखा, व्हाट इज वाई, वाई इज एक्स इंटू आर। एक्स की जगह मैंने एक्स लिखा, व्हाट इज जेड, एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब एक्स क्या है, जीपी का टर्म है, पॉजिटिव है वो, मतलब नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दो। तो 4x इंटू आर, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, और 1 + 3r स्क्वायर, इस x से मैं x को कैंसिल कर दूंगा, व्हाट वी गेट 4r इज इक्वल टू 1 + 3r स्क्वायर। पर इसको इंटरचेंज कर लो और क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लो। 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 बराबर 0। एक तो आ जाएगा शायद r बराबर 1, और एक आएगा 3r माइनस 1 बराबर 0। तो r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1/3। सिंस टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, r कैन नॉट बी 1, therefore r is equal to 1/3। सही है बच्चों? हम ऐसे भी सोच सकते थे, ये क्लियर हो गया ना, हम ऐसे भी सोच सकते थे कि हमें r चाहिए ना, और अगर r चाहिए तो r में इक्वेशन लानी है ना, अगर r चाहिए तो r में इक्वेशन लानी है ना। तो हमने इस बात का तो यूज कर लिया कि भाई वो एपी में है, तो मैंने इस बात का यूज कर लिया। अब मुझे r में इक्वेशन चाहिए, भाई यहाँ हमने या तो ऐसे निकाला भाई x की जगह x रखा, y की जगह x इंटू आर रखा, z की जगह x इंटू आर स्क्वायर लिखा ना। तो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉमन रेशियो के अंदर x नीचे ही आएगा, देखो आप, मैंने x से डिवाइड कर दिया इसको। मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, now what if we can say about y by x, what we can say about y by x, what we can say about z by x। इक्वेशन तो वही आ गई ना, मतलब किसी भी सोचो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, या तो x को x मान लो, y को x इंटू आर लिख दो, या ऐसे लिख दो, आप एक ही बात, ठीक है ना, इससे निकाल सकते। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन, अब लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन एसएन से। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं अगर एसएन लिखा हुआ आ जाएगा तो उसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा, लिखा हुआ आता है एस एन इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तब जाके मानना है कि ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एपी के अंदर भी निकाला था हमने, और जीपी के अंदर भी निकालेंगे। तो लिखें इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, if a be the first term and small r be the common ratio of a GP, if a be the first term and small r be the common ratio of a GP, then के बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से एस एन इज इक्वल टू a इंटू r to the power n minus 1 upon r minus 1। ए का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ फर्स्ट सम, आर का मतलब, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, भाई कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं ना, हम सम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सम से, फर्स्ट लिखा है ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी T1 से लेकर Tn तक का सम निकाल रहे हैं, यानी Tn को बोल सकते हैं लास्ट सम, T1 से लेकर Tn तक का सम निकाल रहे हैं अपन। फर्स्ट सम हमारी ए से स्टार्ट करते हुए, फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हुए टर्म की काउंटिंग एन ले ली, उनका सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, where L is the last sum, where L is the last sum, where L is the last sum, जैसे एपी के अंदर लिखते हैं ना अपन, ऐसे इसको भी लास्ट सम की फॉर्म में लिख दिया हमने। ये दोनों फॉर्मूले तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं when r is not equal to 1, ऑब्वियस सी बात है ना,
आर अगर 1 होगा तो फिर यूज ही नहीं कर सकते इस फॉर्मूले का। अब सवाल आता है कि अगर आर 1 हो जाएगा तो सम कैसे निकालेंगे? तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम किस जीपी का सम निकाल रहे हैं? ये हम किस जीपी का सम निकाल रहे हैं? जिसका फर्स्ट सम ए है और कॉमन रेशियो क्या है? और अगर फर्स्ट सम ए है और कॉमन रेशियो अगर आर है तो जीपी को ऐसे लिखा जा सकता है, मैं जीपी को ऐसे लिख सकता हूं ना, और ये उसका एनेट टर्म हो गया ना, यहां से यहां तक का सम निकाल रहा हूं मैंने। ये फर्स्ट सम तो ए हो गया, कॉमन रेशियो आर हो गया। अब अगर आर 1 हो गया तो जीपी क्या हो गई? ए ए ए ए को कितने बार ऐड करना है? तो आंसर है नहीं, फिर फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एस एन इज इक्वल टू एन इन टू ए इफ आर इज इक्वल टू 1। अगर आर 1 हो जाएगा तो हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट ऐड करके निकालने के बाद। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब कैसे आता है देखते हैं अपने ना। ये भी कैसे आएगा मैं बता दूंगा आपको भी ना। या एल का मतलब लास्ट सम, और लास्ट सम का मतलब एनथ टर्म, क्योंकि हम T1 से लेकर Tn तक निकाल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को निकाल रहे हैं। तो पहले तो ये मैनिपुलेट कर लेते हैं अपन, भाई ये कैसे आ गया यहाँ से ना, ये तो यहीं से आ जाता है ना। देखो इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका चेंज कर दो आप। ये लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसको मैंने लिख लिया ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। वो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और आर टू द पावर एन को ब्रेक कर लिया, आर टू द पावर एन माइनस 1 और इंटू आर। देखो सही लिखा है शायद। और व्हाट इज दिस? दिस इज द एनथ टर्म। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो दिस इज द एनथ टर्म, और एनथ टर्म का मतलब क्या है? लास्ट टर्म हो गई ना। तो ये एल इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 है ना। एक बार अपने हाथ से निकाल लेंगे तो जीवन भर याद हो जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। भाई अपने हाथ से निकालने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बस एक बार ही है ना। मैं तो समझा ही रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है। आप चाहते हैं बार बार याद रहे तो एक बार अपने हाथ से भी निकाल के देख लो आप, ताकि दिक्कत नहीं आएगी बार बार। जब भी भूलोगे तो फटाफट निकाल लोगे यहाँ से, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन। अब ये कैसे आता है देखते हैं मैंने ना। वैसे हालांकि अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कैसे आता है बताने का फायदा है। हम पढ़ेंगे एजीपी। एजीपी उस एजीपी के अंदर ही काम आएगा। एजीपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता सम निकालने का। ये जो लॉजिक है, जिस लॉजिक का इस्तेमाल करके मैं जीपी का ये सम ड्राइव कर रहा हूँ, वो लॉजिक वहां सम निकालने के काम आता है ना। तो ये लॉजिक मैं बाद में नहीं बताऊंगा आपको ना, इसीलिए अपन ड्राइव कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला ड्राइव इसीलिए कर रहे हैं कि जिस लॉजिक से ये फॉर्मूला आएगा उस लॉजिक का इस्तेमाल कर ही हम एजीपी का सम कैलकुलेट करेंगे। एजीपी का मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आगे पढ़ने वाले हैं अपन। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, वहां इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे ना। अब इसमें देखो हमारे पास फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो आप, हमने जीपी का सम मान लिया एस एन, ये एस एन मान लिया ना। जीपी का फर्स्ट ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, ए आर स्क्वायर है, और लास्ट टर्म हमारे पास है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहां तक का मुझे सम निकालना है ना। मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। यहाँ आगे समझ में, ये हमने मान लिया। हमें सम निकालना है। और एपी में तो क्या करा था, उल्टा कर दिया था बस। हम उल्टा करने से जोड़ दिया और हर टर्म क्या आ गई, सेम आ गई। तो वो एन बार आ गई, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट आ गया ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो जीपी का कॉमन रेशियो है ना उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म शिफ्ट करके मान। बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल लाइटली लें उसको ना। और ये लॉजिक याद रखना है अपने को ना। हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दूंगा। जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट हैंड साइड है उसको एक टर्म शिफ्ट करके दोनों को माइनस कर देंगे। शिफ्ट करने का लॉजिक क्या है देखो आप, मान लो मुझे ये सम ये डिफरेंस निकालना है। आपसे कहा जाए इसमें से इसको माइनस करो भैया, आप इस सम में से इसको माइनस करना है। जल्दी निकालो आंसर। 1, बहुत जल्दी निकाल लिया आपने तो। भाई इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, कितना आएगा। बहुत सारे तरीके निकालने के, आपने पता नहीं कौन से तरीके का इस्तेमाल किया है। मैंने तो ये इस्तेमाल किया भाई 5 और 4 9, 12 14 15, ये तो 15 आ गया भाई। 9 12 14, व्हाट इज 15 माइनस 14, 1। ये एक तरीका है इसका आंसर निकालने का, नो डाउट ये तरीका तो है, ये एक तरीका। या फिर मुझे क्या करना है, सेकंड तरीका,
भाई मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, व्हाट इज दिस, -1 -1 -1 -1 +5, व्हाट इज -4 + 5 1। दिस इज सेकंड वे, ये सेकंड तरीका है इसका आंसर निकालने का। नाउ द थर्ड वन एंड दैट इज बेस्ट वन, हमें इसको शिफ्ट कर दो, उससे क्या फायदा होगा, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आ जाएगी और डिफरेंस 0 आ जाएगा ना। समझ में आया शिफ्ट करने का लॉजिक, इसे शिफ्ट किया हमने, तो हम क्या करें, जैसे इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्या बन जाएगा AR। अब A के नीचे AR आएगा, हम उसको शिफ्ट कर देंगे ताकि AR के नीचे माइनस हो जाएगा ना। शिफ्ट करने का लॉजिक है ना, समझ में आ गया आपको। तो कुछ नहीं करना, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देना है, वैसे ना अपने आप आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये लॉजिक याद रखना है बस अपने को। जीपी का सम का फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, शिफ्ट करके माइनस, और यही लॉजिक हमें एजीपी का सम निकालने में इस्तेमाल करना है। वहां एजीपी के अंदर जो जीपी होगी उसका हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे और दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके दोनों को माइनस कर देंगे, बस अपने आप एजीपी का सम आ जाएगा। याद रहेगा बच्चों आपको, ठीक है। देखते हैं कितना याद रहता है आपको। आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा वो ब्रैकेट में, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा ना सबसे आर हो, तो ये ए आर आएगा, लेकिन मैं ए के नीचे ए आर नहीं लिख रहा, शिफ्ट कर रहा हूं उसको, तो ये ए आर आ गए हैं। इसको आर से मल्टीप्लाई करा तो ए आर आया, उसको आगे लिखा मैंने। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको मैंने यहां लिखा। अब इसके भी तो कोई टर्म आएगा ना, यहां जो टर्म होगा जब उसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यहां आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आगे निकल जाएगा। आ रहा है समझ में। इसके पहले टर्म क्या आएगा देखो आप, सब में ए आ रहा है, यहाँ भी ए आएगा, और डिग्री एक कम हो रही है, यहाँ आर की पावर 2, आर की पावर 1, यहाँ जाएगा आर की पावर n-2। इसको आर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा, आर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई करता तो यहाँ लिखता, इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा आगे लिख दूंगा ना। अब इसको आर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, और जब इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे निकल जाएगा। हो गया क्लियर बच्चों, कुछ भी तो नहीं कर रहे अपन, समझा रहा हूँ उसमें आपको ना। आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस कर दिया। शिफ्ट करने का लॉजिक बताया मैंने आपको, शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म आ जाए। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, तो ये कितनी है, ये भी तो एन ही है, उन्हीं को तो लिखा है बस हमने, वो तो शिफ्ट करके आगे लिख दिया बस हमने, काउंटिंग तो वही रही ना, लेकिन बस आप इसको माइनस कर दो, नाउ माइनस बोथ साइड। भाई इतना सा लॉजिक याद रखना है आपको एजीपी के अंदर, ये इतना सा लॉजिक याद रखना है बस। यहाँ तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा और वहां इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके अपन आंसर निकालेंगे ना। बस आप सब्ट्रैक्ट कर दो इनको ना, तो सबके साइन चेंज कर दो, ताकि अब इनको ऐड कर देंगे अपने ना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नेगेटिव को ऐड कर दो, तो नेगेटिव कर दिया, अब इनको ऐड कर दो, तो क्या आ गया, एस एन तो कॉमन आ गया शायद, और कितना आ गया 1 - r, ये आ गया समझ में। अब ए के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ए के नीचे ये रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 0, ये फायदा हुआ उसका। इसके नीचे भी जो आएगा वो सेम आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, लास्ट में क्या बचा, -a × r⁻n। बस यहां से फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू a × 1 - r⁻n 1 अब चाहे इसको ऐसे लिखो आप, या आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप ऐसा लिख लो, दोनों सेम है अलग अलग हैं, दोनों सेम। लेकिन हम ये तभी यूज कर सकते हैं व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1, और जब r 1 होता है तो फिर यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। राइट आंसर आ जाएगा n × a। फर्स्ट सम को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दिया, या 10 टर्म का सम निकालना हो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सब डिराइव कर लिया हमने। अब देखो इसमें क्या है कि हम जानते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको ना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। कब यूज करना है ये, जब r 1 नहीं होगा। अब अगर r 1 नहीं है, या तो वो 1 से बड़ा होगा, या 1 से, r चाहे 1 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। लेकिन जनरली क्या है, जब r 1 से बड़ा होता है ना, फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं अपन, और जब r 1 से कम होता है तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। जब r 1 से कम होगा तो ऐसे लिखेंगे। पहले मैंने क्या बोला, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यही बोला मैंने। r 1 नहीं है तो ये किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। r 1 से बड़ा हो मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, r 1 से छोटा हो मैं इसका भी कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ। लेकिन जनरली क्या है, अगर r 1 से छोटा होता है तो अपन इसका यूज करते हैं, क्योंकि ऊपर भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा और नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर दिखने में
अच्छा लगता है। आपको लगता हो भाई मेरे को तो नेगेटिव अच्छा लगता है, तो फिर क्या आप इसका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा लगने वाली बात है बस है ना। जब आर वन से बड़ा होता है तो जनरली किताबों में जो दिखेगा ना, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। आर वन से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला भी ये भी पॉजिटिव आएगा, वरना इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जीवन भर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जीवन भर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं तो यूज ही नहीं करूंगा वो, मैं तो ये यूज करूंगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जनरली बात बता रहा हूँ जो बताया जा रहा है, ठीक है ना। बड़ी ए का मतलब क्या है, आर का मतलब, एन का मतलब, याद रहेगा फॉर्मूला? 2 महीने बाद देखेंगे आपको ना, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको। सवाल तो बहुत बड़ी बात है, मैं पूछूंगा आपके सामने, बताऊंगा मैं आपको ना। बच्चों का फॉर्मूला याद नहीं निकलेगा। मैंने अभी ड्राई करके बताया है, लॉजिक बताया है, फॉर्मूला अलग तरह के लिख के बताया है ना, सबको समझाया ना आप। बच्चे का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, a × r⁻n−1/r−1। देखते हैं अपन, आपको लगेगा भाई आप अच्छे बच्चे हो शायद है ना, आप तो याद रखोगे। देखते हैं अपन, वक्त बताएगा। सवाल करते हैं, लिखो आप। हर बार हर साल बच्चे से बोलते हैं हम अच्छे हैं सर, अब तक जो बच्चे आए उनसे अच्छे हैं सर हम, और से बात है आप भी उनसे अच्छे हो ना, नहीं? हाँ। सवाल करते हैं, लिखो आप। हाँ बिल्कुल, आइए आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of the series. Find the sum of first 20 terms of the series. Find the sum of first 20 terms of the series. इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। हमारे एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। वहां सीरीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ तो पता है कि जीबी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वहां सीरीज का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा। हमें फर्स्ट सम चाहिए, हमें आर चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। हम जानते हैं एस एन इजिकल, अब आर क्या है, यहाँ पर ए निकाल लो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द कॉमन रेशो? 1/2। 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से छोटा है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 20। 20 टर्म का सम निकाल, फॉर्मूला लगा दो ना। अब क्योंकि आर 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, A1 R नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - R, फॉर्मूला लगा दिया हमने। उल्टा भी लगा सकते हैं, R⁻n−1/R−1, वो भी लगा। ए की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 की जगह 1 लिखा। आर कितना है? 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स 20 अपॉन 1 - R। नाउ व्हाट इज 1 - 1/2? 1/2। 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 1 - 1/2 होल पावर 20। चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और 1 डिग्री कम कर सकते हो, जो ऐसे सम निकाल लिया। आगे समझ में? फॉर्मूला यूज, अगर हम उल्टा लिखते हैं R⁻n−1/R- तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही आता होगा ना। लेकिन जनरली आर 1 से छोटा होता है तो ऐसे लिख लेते हैं अपन उसको ना, 1 से बड़ा हो तो उसको उल्टा लिख लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी? 3, 3/2, 3/4 must be added. How many terms of the GP must be added so that their sum is 3069 upon 512? How many terms of the GP must be added so that their sum is 3069 upon 512? 3069 upon 512। कोई सेम सीक्वेंस के सवाल कर रहे हैं अपन, इस तरह के सवाल हमने एपी में भी किए थे ना। सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं अपन। How many terms of the GP must be added so that their sum is 3069 upon 512?
कितना आ गया आंसर? 10। फर्स्ट सम हमें पता है, कॉमन रेशियो पता है। मान लिया भाई एन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा, और एन निकालना है बस अपने को ना। एपी में करते हैं ना सवाल हम, जिस तरह से एपी में करते हैं वैसे ही यहाँ कर रहे हैं ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट सम? द फर्स्ट सम ऑफ द जीपी इज 3। फर्स्ट सम इज 3। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1/2। और हमने मान लिया लेट, मान लिया भाई एन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा एस एन इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन हमें निकालना है ना, सब सवाल में लिख दिया हमने ना। बस अब तो हमें एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। सिंस एस एन इज इक्वल टू आर 1 से छोटा है तो ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगा दो ना। अब सब मुझे पता है ना, तो 3069 अपॉन 512। ए कितना दे रखा है? 3। 1 की जगह 1 है, आर 1/2। ये एन हमें कैलकुलेट करना है, 1 माइनस 1/2, ऐसा आ जाएगा। अब ये 3 का फैक्टर है, ये भी 3 है, तो बस 3 से कैंसिल कर दो उसको आप, तो ये आ गया 1023। अब ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 को इधर लेके आ जाओ नीचे। हो रहा है क्लियर? भाई ये 3 तो मैंने कैंसिल कर दिया, 1023। अभी हाफ से 2 आएगा नीचे, हाफ आएगा नीचे, 2 ऊपर जाएगा ना, वो नीचे आ जाएगा ना, 1024। दैट इज 1024 आ जाएगा 1 माइनस हाफ टू द पावर एन। पर इसको इंटरचेंज कर लो और कंपेयर करके यहां से एन निकाल लेंगे ना, तो इंटरचेंज करने पर कितना आ जाएगा? 1/2 होल पावर एन 1023 अपॉन 1024। तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 10। हैंस 2 रेस्ट पावर 10 बराबर 2 रेस्ट पावर 10, हैंस एन बराबर 10। ऐसा सवाल को आसान कर दिया ना, फॉर्मूला लिख दिया, आर को लगते गए और कैलकुलेट करके निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट सवाल लिखें। In a GP, if first term is 7, in a GP, if first term is 7, in a GP, if first term is 7, comma, nth term is 448. Nth term is 448, and the sum of first n terms, is 889, and the sum of first n terms is 889. Then find T5. Then find its T5. Then find its T5. It का मतलब GP हो गई ना. Then find its T5. In a GP, if the first sum is 7, comma, nth term is 448, and the sum of first n terms is 889, and the sum of first n terms is 889. Then find its T5. तो जीपी का T5 निकालना है, फिफ्थ टर्म हमें निकालना है जीपी का। लड़का तो सूली पर आज है ना। खड़े हो आप, कान पकड़ो अपने, कान जोर से खींचो, ऐसे हाथों को हॉरिजॉन्टल करो, ऐसे ऐसे करो, जोर से खींचो कान। बोलो आपका मोबाइल नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, स्विच ऑफ करो उसको, बैठो। और जिस दिन मेरा बज जाए उस दिन करेक्ट। तो तैयार रहो आप हमेशा, है ना। ठीक है, मुझे भी डर लगा रहता है मेरा बज नहीं जाए, है ना। डर तो लगता है, इतना बड़ा चैलेंज देना आसान बात थोड़ी है, आसान बात है। फिर मुझे विश्वास ही नहीं बचेगा।
गया, आंसर इज 1 1 2, आंसर इज 1 1 2। अब देखो इसमें क्या T5 दे रखा है ना मुझे, भाई मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है, और ये a इज इक्वल टू 7, जो डेटा दे रखा है उसको लिख लो। एन टर्म दे रखा है TN 889, SN दिया हुआ है 448 दे रखा है ना, ये दे रखा है 448, और कितना है 889, और हमें क्या निकालना है, हमें T5 निकालना है। अब T5 बेसिकली होता क्या है, पहले मैं रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा हूं, मुझे निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, हम जानते हैं T5 होता क्या है, a इंटू आर एस टू पावर 4, a इंटू आर एस टू पावर 4। क्या ये पता है, 4 तो 4 ही है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, यानी r निकालने के लिए इतनी सारी जानकारी मेरे पास है। अब देखो ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमारे पास है और TN भी हमारे पास है, व्हाट इज TN बेसिकली, लास्ट टर्म, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें L आ रहा है, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। भाई ये तो इंटेलिजेंस ही हुई ना, भाई SN दे रखा है, TN दे रखा है, तो TN का मतलब लास्ट टर्म हो गया हो, अगर मैं SN निकालू तो सिंस SN इज इक्वल टू, अब R क्या है हमारा, 1 से बड़ा, L इंटू आर माइनस a अपॉन R माइनस 1, सही लिखा है, मतलब यहां मुझे एक ही चीज है, आर 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 निकाल। SN कितना है 889, L मुझे दे रखा है 448, R मुझे कैलकुलेट करना है, A कितना है 7, R मुझे कैलकुलेट करना है, बस यहाँ एक ही वेरिएबल है R, यहाँ से R निकाल लो, एंड R विल कम आउट टू बी, R विल कम आउट टू बी 2, 2 आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज करके निकाल। अब अगर एक क्लिक नहीं होगा ना, वैसे क्लिक होना चाहिए, इसीलिए फॉर्मूला लिखाया गया आपको ना, भाई लिखाते इसलिए तो है आपको, ताकि बच्चे के दिमाग में आए बात, दिमाग में नहीं आया तो यूज करके भी बता रहे हैं आपको, भाई अगर नहीं आया तो भाई ऐसा आना चाहिए ना, अगर ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन ये स्ट्राइक करना चाहिए, अगर ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो भी आंसर आएगा। तो कैसे लाएंगे, तो देखो ऐसे लाएंगे अपन, हमने रिक्वायरमेंट को जनरेट कर लिया, निकालना तो मुझे आ रही है, आर से मेरा काम चल रहा है। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, भाई आर यहाँ 1 से बड़ा है, आर ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होगा, कैसे मालूम पड़ा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो छोटा है, फाइनल टर्म बड़ा है, बोले R 1 से बड़ा है इसका मतलब, और R 1 से बड़ा है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ऐसे लिख लिया, मतलब मैंने उल्टा लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख लिया। अब मैं देखता हूँ मुझे निकालना तो R है, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये भी दे रखा है, मुझे N के बारे में पता नहीं है ना, तो ये जो R की पावर N है ये गड़बड़ करेगा, भाई ये तो मैं यूज कर लूंगा, ये भी मैं यूज कर लूंगा, अब मैं इसका यूज कैसे करूं, ये R मुझे निकालना है इसलिए चिंता नहीं है, अब ये गड़बड़ करेगा R की पावर N, तो मुझे स्ट्राइक होगा, भाई ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है A इंटू R रेस्ट टू पावर N माइनस 1 448, अब मेरे पास तो R रेस्ट टू पावर N है भाई, तो R A की जगह 7 रख दूंगा, इसको लिखूंगा R टू द पावर N, इसको लिखूंगा R टू द पावर N इंटू 1 अपॉन R, 448 आ जाएगा, आ गया बच्चों समझ में, और उसको निकालें तो 7 से कैंसिल कर देंगे शायद इसको, है ना, कितना रहा 60, तो R टू द पावर N इज इक्वल टू 64R, ऐसा आ जाएगा, तो A की जगह 7 रख दूंगा, पर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई, या तो फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा या फिर ऐसे सोचना पड़ेगा अपने को, तो A की जगह 7 रख दूंगा यहाँ पर, यहाँ A की जगह 7 रख दूंगा, R टू द पावर N की जगह ये रख दूंगा, -1 की जगह -1, और R मुझे निकालना ही है, उस इक्वेशन में R आ जाएगा, और वहां से R कैलकुलेट करके निकाल लें, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते। लिखे ना, एक सवाल लिखे ना, a GP consists of 2 n terms, a GP consists of 2 n terms, 2 n terms, ऐसा ही बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा ही बोला जा सकता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन मैंने 2n बोल दिया ना, a GP consists of 2 n terms, full stop, if S1 is the sum of the terms, if S1 is the sum of the terms occupying the odd places, एक तो GP है, टर्म्स उसमें पूरी 2n हमारे पास है, इधर रखा ना हमको ना, if S1 is the sum of the terms occupying the odd places and S2 is the sum of the terms occupying the even places, and S2 is the sum of the terms occupying the even places, then find the common ratio of this GP.
then find the common ratio of this GP. Then find the common ratio of this GP. ऑब्वियसली बात दिया उसमें आंसर आएगा, या तो आंसर n में आएगा, या S1 में आएगा, या S2 में आएगा, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वरना अगर मैं जो मानूंगा उसमें आंसर आ जाएगा तो बड़ा आसान है। लेट द कॉमन रेशियो इज R, हेंस द आंसर इज R। जो हम एज्यूम करते हैं उसमें आंसर आता होता तो बड़ा आसान था फिर तो जीवन में। इसलिए आंसर उसी में आएगा जो दे रखा है सवाल में, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हो गया? ये सवाल सेम सवाल एपी में बन सकता है, या जीपी की जगह एपी लिख दो आप, सेम सवाल एपी में बन जाएगा और एपी में कॉमन डिफरेंस पूछ लेंगे। वो सेम सवाल ये एपी के अंदर बन सकता है जो जेई में आया हो भी है। मैंने बताया भी होगा आपको किसी सवाल के अंदर करके इसको, और एपी के अंदर वो कॉमन डिफरेंस पूछ सकते हैं, और यहाँ वो कॉमन रेशो पूछ रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे ना, हमने ऐसे जीबी बना लिए ना, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये T2N। ये 2N टर्म्स हो गई जीपी की, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड थर्ड ऐसे हो गए। अब क्या बोल रखा है, ये टर्म ऑड प्लेसेस पर है, यानी T1, T2, T3, T5 एंड सो ऑन, और T2N-1। इनका सम किसके बराबर है, S1 के बराबर है ना। हमने मान लिया भाई जीपी का फर्स्ट टर्म A है, और कॉमन रेशियो को हमने R मान लिया, R² हो गया, ये R³ हो जाएगा, ना। ये A इंटू R⁻² 2N-2 हो जाएगा, और ये A इंटू R⁻² कितना आ जाएगा, 2N-1 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, ऐसे लिख लिया हमने, ऐसा आ जाएगा, ये लिख लिया हमने। चाहो तो उसको भी लिख लो आप, है ना। T1 तो क्या हो गया, A हो गया। व्हाट इज T3, ये पहली जानकारी हमारे पास है, लिख लिया सर ना। अगेन क्या रखा है, टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस, टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस। इसको लिख सकता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, AR, ये क्या लिखा हुआ है, AR³, ये क्या लिखा है, AR5, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे R निकालना है, ठीक है। अगर वो कॉमन, अगर ये एपी होती, अगर ये एपी होती तो वो कॉमन डिफरेंस पूछते हैं ना, और कॉमन डिफरेंस निकालना बड़ा आसान था, ये भी आसान है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, दोनों को माइनस कर देते हैं ना भाई। अगर ये 2N टर्म्स हैं तो यहां से यहां तक टर्म्स की काउंटिंग कितनी है, आधी इवन आएंगी, आधी ऑड आएंगी। भाई अगर 4 होंगी तो आधी ऑड प्लेसेस पर आएंगी, आधी इवन प्लेसेस पर आएंगी, तो टोटल तो 2N है। तो यहां से यहां तक कितने हैं, N, यहां से यहां तक भी कितने हैं। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, और ये T2 - T1 D, D, तो D कितनी बार आया, ND, तो आ जाएगा ND इजिकल टू S2 - S1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, S2 - S1 अपॉन N, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, कॉमन रेशियो पूछा है, क्योंकि सवाल जीपी के अंदर है, तो हमसे पूछा है कॉमन रेशियो ना, तो वहां तो फटाफट माइनस करते काम चल गया हमारा ना। अब देखो यहाँ कैसे करें, वही, या तो अपन ऐसा करें भाई, ये पूरा फॉर्मूला लिखें, ये तो पूरा फॉर्मूला लिखें, ये सम निकाले मतलब है ना, सम, ये फर्स्ट सम है, कॉमन रेशियो इसका R² है, और सम निकालें, इसका भी सम निकालें। देखो यहाँ से R कॉमन ले लो, यहां से मैंने R कॉमन ले लिया, ये क्या बना, A, ये आ जाएगा AR², now what is this,
S1 दिख गया इसलिए कॉमन ले लिया ना, नहीं दिखता तो कुछ और करते, इसमें क्या है ना, जैसे वहां भी लास्ट सम था तो लास्ट सम का यूज कर लिया, लास्ट सम वाला दिमाग में नहीं आता तो कुछ और करते फिर अपन, यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो ये आर की जगह आर आ गया। और व्हाट इज दिस, ये S1 ही तो है बच्चों, ये आ गया S1, ये S1 ही आ गया ना, S1 इज इक्वल टू S2, व्हाट इज आर, S2 अपॉन S1। और अगर ये ऐसे नहीं दिखता, मान लो ऐसे नहीं दिखता, तो अपन क्या करते, सम निकाल लेते हैं वाला ना, इस सम को निकाल लेते फिर अपन, किसे निकालते हैं भाई, ये जीपी बन रही है, सुने ध्यान से ना, ये जीपी बन रही है, फर्स्ट सम क्या है इसका, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो इसका सम निकाल लेते फिर अपन। अगर हम ऐसे नहीं सोच पाते, इसमें टाइम कम लगा अपने को ना, अगर हम ऐसे नहीं सोच पाते, फिर हम ये करते हैं भाई सम दे रखा है तो सम को लिखने की कोशिश करते, इस सम को लिखने की कोशिश करते, फिर हम पहले इस सम को लिखते, और ये सम कैसे लिखते हैं, फिर हम ऐसे लिखते हैं ना, ए आर नंबर ऑफ टर्म्स r-1, ऐसे लिखेंगे ना, तो ए तो यहाँ पर ए है, आर का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, वो आर स्क्वायर है, तो आर की जगह कॉमन रेशियो को लिख दिया, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन दिस, और ये किसके बराबर है, S1 के बराबर है। अब इसका सम निकालते फिर अपन, इसका सम निकालते, इसका फर्स्ट सम क्या है, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो फर्स्ट सम की जगह फर्स्ट सम आ गया, कॉमन रेशियो की जगह कॉमन रेशियो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, एंड दिस इज इक्वल टू S2। अब मुझे क्या निकालना है भाई, अब तो चमकता ही चमकता, अब तो दिखता ही सही ना भाई, देखो दोनों सेम है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते 1/r इज इक्वल टू S1 अपॉन, तो r बराबर S2 अपॉन S1, ये फटाफट दिख गया वहां पर, फटाफट r कॉमन लिया और हमारा काम चल गया, डिवाइड कर देंगे ना भाई इनको, 1/r आ जाएगा ना, 1/r इज इक्वल टू S1 अपॉन S2, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S2 अपॉन S1 आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना, ये ट्राई करके लाना घर से आप, हो सकता है किसी का अनुभव हो निकालने का, वरना बताऊंगा ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये ट्राई करके लाना है, अगर आपको आ जाए तो, हो सकता है किसी ने देख रखा हो पहले तो अलग बात है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देख रखा हो जल्दी आएगा, नहीं देख रखा हो तो शायद नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये जो भी सीरीज है इसकी फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करते हैं अपन, तो होमवर्क लिखे हैं जो करके लाना है आपको ना। होमवर्क में थोड़ा हमारे सीक्वेंस की शीट देना मुझे एक मिनट ना, ये कुछ क्वाड्रेटिक में भी लिख सकते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में शायद 15 तो कर चुके हैं अपने ना, उसमें एक ये 16 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, ये सारे सवाल एक जैसे हैं लगभग 21 22, ये ऐसे काफी सवाल पूछे जाते हैं ना, ये 10 में पढ़कर आते हैं आप, 25, इसमें तो ये करना है आप, सीक्वेंस की शीट देना मुझे, सीक्वेंस की शीट में ये सीक्वेंस, पार्ट 2 में देखो आप B1 कर सकते हैं इसमें, ये सवाल दोबारा भी आया हुआ है, ये पहले भी जेई के अंदर आया हुआ है B5, ये पहले भी जेई में आया हुआ है और दोबारा फिर आया है ना, कौन बोला पता है, तो बोला कुछ अभी ना,
पता है? ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोला जाता है? पता है मतलब ऐसे बोलते हैं? हाँ। अच्छा। पार्ट 3। B1 करना है इसमें। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। 4 की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है ना, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 12। ये करके लाना है आप, ठीक है ना? ओके।